आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद 104.9 FM HD3 वेयर योर वॉइस मैटर्स। स्टूडियो का नंबर है 9725019390। क्लाइंट ऑफ द वीक है हमारे पिज्जा ट्विस्ट, और हम आपके सामने लाइव है स्टूडियो में, FB लाइव में भी हैं, और आपके साथ रेडियो में है वॉकिंग बैरफुट वाला सेक्शन है। और एक बार फिर से आप सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं हूँ नंदिता रमेश और मेरे साथ दे रहे हैं रमेश कृष्णमूर्ति। और जैसे कि हमने पिछले बार किया था, लेकिन साउंड क्वालिटी ठीक नहीं होने के कारण वी कुडंट गेट द होल इफेक्ट। जो लोग रेडियो पे सुन रहे थे दे वर एबल टू हियर अस प्रॉपरली, बट नॉट दोज हु वर वाचिंग अस ऑन फेसबुक। तो आज भी हम स्टोरी को सुनाएंगे और साथ साथ रमेश म्यूज़िक देंगे, और ये बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड है, ऑर्गेनिक। एज आई एम टेलिंग द स्टोरी ही विल बी गिविंग द म्यूज़िक फॉर इट। तो इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूँ, मैं ज़रा सा बैकग्राउंड दे दूँ इस कहानी के बारे में। तो ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जो मैं लिख रही हूँ। अभी तक पहले तो हमने जब शुरू किया था, हमने कहानी सुनी थी हसन की, जो कोन्या में बड़ा हो रहा था और बाद में वो सिलहट की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पे हमने कहानी ख़त्म की, हसन को वहाँ छोड़ आए हम। फिर हमने कहानी शुरू की माधो की, जो सिलहट से वृंदावन की ओर निकला हुआ है, एंड दे हैव बीन मूविंग ऑन अ बोट। और ये बोट जो है बहुत सारे गांव और शहरों को पार करते हुए खेतुरी गांव आया। खेतुरी गांव जहाँ पे ये हमारे हिस्टोरिकल फिक्शन में क्या होता है, यू कीप वीविंग रियल कैरेक्टर्स विद फिक्शनल कैरेक्टर्स। तो वहाँ पे मैंने रियल कैरेक्टर जो हैं, जो नरोत्तम दास थे, जो he was one of the very prominent characters of Gaudiya Vaishnavism, उनको भी मैंने इंट्रोड्यूस किया एज अ स्मॉल चाइल्ड। एंड हाउ आवर प्रोटैगोनिस्ट या हमारे कहानी का जो हीरो है माधव, ही सीज नरोत्तम दास हु इज़ द प्रिंस ऑफ खेतुरी, और उसे वो एक छोटे बच्चे की तरह देखते हैं। ये हमने कहानी सुनाई थी पिछले बार। और उसके बाद हमने, जब वो खेतुरी गांव से निकलते हैं, तो खेतुरी गांव के बाद उनका जो अगला पड़ाव हो सकता था वो था गौड़ शहर। और मैंने ये भी बोला कि गौड़ जो है, ये शहर को आप लोग विकीपीडिया में देख सकते हो, GAUDA, गौड़ा सिटी। ये एक समय पे बंगाल का कैपिटल हुआ करता था। सो बहुत पहले भी होता था, फिर बीच में इट मूव्ड समवेयर एल्स। और बाद में जो ये हुसैन शाही डायनेस्टी, जो जिस वक्त हमारी कहानी चल रही है उस समय बंगाल में हुसैन शाही डायनेस्टी है, उनका कैपिटल हुआ करता था ये सिटी। और इस शहर के बारे में बहुत से जो पोर्चुगीज़ और डच लोग आए, उन्होंने लिखा था, एंड दे हैव रिटन दैट इट इज़ कंपेरेबल टू एनी यूरोपियन सिटी। और भी बहुत अच्छे चीज़ें लिखी हुई है इस शहर के बारे में, और हम बातें करेंगे। आज बस हम इस शहर को टच ही कर रहे हैं, अगले बार गौड़ शहर पूरी तरह से कवर होगा। तो आज जो कहानी में हम बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलने वाले हैं। ये है, इनका नाम है जलाल खान, और ये बिहार के राजकुमार, आज बात सिर्फ राजकुमारों की चल रही है, बिहार के राजकुमार या प्रिंस रहे, एंड बट नाउ ही इज़ सॉर्ट ऑफ इन द हाइडिंग। और ये क्यों हाइडिंग में है, ये कहानी वो खुद बताएंगे, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो पिछले बार जब हमने कहानी ख़त्म की थी, तो जो ये बोट है इनका, कुछ डाकू आके छीन लेते हैं बोट को, और इन्हें एक जंगल में उतार के चले जाते हैं। और जंगल में ये लोग ढूंढ रहे हैं कि हम क्या फल खा सकते हैं या कैसे सरवाइव कर सकते हैं जंगल में, इस कोशिश में है। तो कौन कौन है जंगल में? हमारे जो कहानी के मेन पात्र हैं, मुख्य पात्र माधव, जो कि एक 13-14 साल के लड़के हैं, एक फिशिंग कम्युनिटी ऑफ सिलहट से हैं, जो इस नाव में नाविक की तरह आए हैं। बाकी नाविक है और 3 और नौकर चाकर, और मेनली एक ज़मींदार, सिलहट के ज़मींदार, जिन्होंने इस बोट को स्पॉन्सर किया है, उनकी मदर और उनकी मौसी हैं। और एक साधु बाबा हैं, जो ये सारे ग्रुप के लीडर हैं, ये जो सारे तीर्थ करने निकले हुए हैं वृंदावन की ओर। और अभी ये लोग सिलहट से होते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आगे की कहानी यहाँ शुरू होती है। अच्छा, पहले तो दिस इज नॉट द प्रीवियस स्टोरी। नहीं, उसको रिपीट नहीं कर रही मैं पूरा। ओके, ठीक है। तो म्यूजिक विल चेंज, बट अभी भी वो लोग जंगल में ही है, बट आई एम नॉट रिपीटिंग द स्टोरी एज सच। तो द स्टोरी स्टार्ट्स नाउ।
जब हम अच्छा, तो पिछले बार मैंने कहा था कि साधु बाबा के साथ ये लोग जंगल में ढूंढ रहे थे और इन्हें केंदू के पत्ते मिले। केंदू का जंगल था वो। केंदू यानी उसको तेंदू भी कहते हैं, केंदू भी कहते हैं, जिससे बीड़ी बनाई जाती है। वो पत्तों का जंगल था और वहाँ से वो लोग पत्ते और बेल के फल मिले, उसे ही इकट्ठा करके ला रहे थे। जब हम केंदू के पत्ते और बेल के फल लिए वापस पहुंचे तो देखा जमींदार की माँ जमीन पर लौट रही थी। लालू की माँ नदी के पानी में अपना आंचल भिगोकर उससे उनके चेहरे को पोंछ रही थी। बेहोशी में माँ बड़बड़ा रही थी, माँ काली, तू ही पार लगा, तूने ही जुग जुग से हम लोगों को संभाला है। मैं तो लोगों की बातों के बहकावे में आकर तुझे छोड़ दूसरी देवताओं को पूजने लगी थी। मुझे अपने घर वापस पहुंचा दे। मैं तेरे लिए हर अमावस्या पे बकरे की बलि चढ़ाऊंगी, पूरे गांव को तेरा प्रसाद खिलाऊंगी। साधु बाबा बोले, शची माँ, बस इतनी सी विपत्ति से तुम्हारा मन कृष्ण प्रेम से डावाडोल हो गया? देखो कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। माँ ने जरा सी आंखें खोली और अध खाए टूटे फूटे बेल फल देख सिसक सिसक कर रोने लगी। बोली, मुझे नहीं खाना ये सड़े गले फल, मेरे खाने का जुगाड़ काली माँ करेगी। फिर मेरी ओर देखकर बोली, जा रे माधव, नदी से कुछ मछली पकड़ ला। बहुत हुआ ये निरामिष वैष्णव होने का ढोंग। बाबा ने हंसते हुए अपना अंग वस्त्र, जो अब तक फलों के झोले का काम कर रहा था, मुझे पकड़ा दिया और बोले, इसे जाल सा इस्तेमाल करो। मैं लालू के साथ मछली पकड़ने नदी के पानी में उतर गया। हम मछलियां पकड़ किनारे फेंकते, बाकी नाविक उसे जमा करते। देखते ही देखते मछलियों का ढेर लग गया। लालू की माँ ने जाने कहां से एक बड़ा मिट्टी का बर्तन जुगाड़ लिया था। शायद वो डकैत जो हमारी नाव ले भागे थे इसे छोड़ गए थे। इस हाड़ी में मछलियों को केंदू पत्ते से ढक उनमें आग लगाकर बिना नमक तेल के लालू की माँ ने पकाया। रात भर के भूखे पलटन ने उसे कुछ ही देर में खत्म कर दिया। फिर बेल फलों पर टूट पड़े। साधु बाबा ने सिर्फ आधा बेल खाया और एक तरफ बैठ कृष्ण नाम जपने लगे। कुछ देर बाद वो बोले, चलो यहाँ से नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं, शाम तक हम गोविंदपुर पहुंच जाएंगे। शची माँ बोली, मैंने वृंदावन जाने का ख्याल छोड़ दिया है, घर लौटना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं चलने की हालत में नहीं हूँ। आप पास के गांव से नाव या पालकी बुला लाएं। हम आगे की योजना बनाने और परामर्श में लगे थे। अचानक शची माँ हाथ ताली दे चिल्ला उठी, वो देखो, काली माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जय माँ काली, जय माँ। हमारी बौजरा नाव इसी ओर चली आ रही थी। हम सब डर से जंगल में जा छिपे कि डाकू हमें जान से मारने आ रहे हैं। सिर्फ साधु बाबा और शची माँ अपनी जगह से टस से मस न हुए। हमने देखा नाव किनारे लगाकर दो नौजवान साधु बाबा और शची माँ के पास आकर बैठ गए। उनके आचरण से ऐसा लगता था कि वो हमें मारने नहीं, हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। हम भी बाहर निकल आए। दोनों नौजवानों में से एक दिखने में बहुत आकर्षक था। गोरा रंग, छरहरा बदन, भूरे बाल और भूरी आंखें। माँ उसे बाहों में जकड़ कह रही थी, काली माँ तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरे बेटे को लौटा दिया। जय काली माँ, जय माँ। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, आपके आलिंगन में माँ का प्यार है। मुझे अपने धाय माँ की याद आ रही है, जो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं तो एक बदनसीब हूँ, जिसका जन्म महल में हुआ, जो अब दर दर भटकने को मजबूर है। एक ऐसा राजकुमार जिसका अपने राज्य में कदम रखना खतरे से खाली नहीं। साधु बाबा बोले, तुम बिहार के साबिक मनसबदार बहार खान लोहानी के बेटे तो नहीं? नौजवान बोला, हाँ, आपने ठीक पहचाना, मैं ही हूँ जलाल खान लोहानी। साधु बाबा बोले, कब तक यूं भटकते रहोगे तुम? तुम्हारे बिरादरी वाले तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शची माँ बोली, ये कोई और नहीं, मेरा छोटा बेटा सदानंद है, जो बचपन में खो गया था। देखो देखो, वही आंखें, वही चेहरा, ये और कोई नहीं हो सकता। तुम सबको गलतफहमी हुई है। मौसी बोली, दीदी, सदानंद 15 साल की उम्र में घर छोड़ गया था। उस बात को 20 साल हुए।
ये तो 18-20 साल का जवान है, ये कैसे तुम्हारा बेटा हो सकता है? शची माँ बोली, चुप रह करमजली, मैं खूब समझती हूँ। मेरी खुशी देखकर तेरे सीने में शूल चुभ रहे हैं। जलाल खान बोले, मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ फंसे रहें। इससे पहले कि लोहानी खानदान को मेरे गायब होने की खबर मिले, हमें झट से निकल पड़ना चाहिए। साधु बाबा बोले, तुम ठीक कहते हो, चलो नाव में बैठ बातें होंगी। नाव नदी के उस पार गौड़ शहर की ओर ले चलो। जलाल खान बोले, बिहार के शासक शेर खान ने ऐलान कर रखा है कि अगर मुझे या मेरे साथियों की कोई मदद करे तो वो उसे शहर या गांव को जलाकर खाक कर देंगे। इस वजह से हमें लुटेरों की तरह जंगल में रहना पड़ रहा है। गौड़ में शेर खान के जासूस हमेशा तैनात रहते हैं। मेरा वहां जाना नामुमकिन है। हम सब झट से नाव में चढ़ बैठे। बाबा ने कहा, तुम एक तरफ तुम्हारे कबीले के लोग और दूसरी तरफ शेर खान के बीच पीसे जा रहे हो। नाव में बैठो, मैं तुम्हें इससे निकलने का रास्ता बताता हूँ। हम नाव में झटपट चढ़ निकल पड़े। लालू की माँ ने झट रसोई संभाल लिया। दाल चावल पकने की खुशबू से नाव महकने लगी। बाबा ने जलाल खान से कहा, तुम और चिंता न करो, अब तुम्हारे ये लुक छिप के जीने के दिन खत्म होने वाले हैं। तुम इत्मीनान से अपनी कहानी सुनाओ। तो ये कहानी जो है अब जलाल खान सुना रहा है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था जब मैं बिल्कुल छोटा था। मेरा ज्यादातर समय मेरी धाई माँ के साथ गुजरता। वो मुझे कृष्ण की कहानियां सुनाती, मुझे पीले रंग की धोती पहना, मेरे सिर में मोर मुकुट लगा कृष्ण बना देती। मैं हाथ में बांसुरी लिए सारे महल में घूमता फिरता। मैं 4 साल का था जब फरीद खान ने अब्बा के यहाँ नौकरी शुरू की। एक दिन वो हमारे साथ खाना खा रहे थे। उन्होंने देखा कि मैंने मांस अपनी थाली में लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेरे अब्बा से पूछा, ये बच्चा मांस नहीं खाता? अम्मी ने जवाब दिया, ये बचपन से शाकाहारी है, जबरदस्ती मांस खिलाने से बीमार हो जाता है। फरीद खान बोले, ये पठान का बच्चा इस कदर छुई मुई, ये हिंदू वैष्णव सा कमजोर और कायर लगता है। अम्मी की तरफ इशारा कर अब्बू बोले, गलती दूधू की है, इसने दूध पिलाने के लिए एक वैष्णव औरत को रखा। मैंने कहा था कि पठान औरत न सही, किसी मांस खाने वाली क्षत्रिय को इस काम पे रखा होता। फरीद खान बोले, इसे कल हम शिकार पर ले चलते हैं। इसे पठान मर्द बनाना है, दुनिया से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए इसमें। अगले दिन अब्बा, मैं, फरीद खान और कुछ लोग शिकार पर निकले। मैं अब्बा के साथ हाथी के पीठ पर था। फरीद खान घोड़े पर सवार हमारे ठीक सामने चल रहा था। अपने तीर से हिरन, मोर और दूसरे जानवर मार गिरा रहा था। मुझसे मरते हुए जानवरों की चीखें सुनने में बहुत तकलीफ हो रही थी। बहता लाल खून देखा नहीं जा रहा था। मुझे फरीद खान से नफरत हो रही थी। तभी हमें दूर शेर दिखा। हम सब चौकन्ने हो गए। अब्बा ने कहा, हमें शेर को अकेला छोड़ उल्टी तरफ निकल पड़ना चाहिए। फरीद खान ने अब्बा की बातों को अनसुनी कर शेर की ओर तीर चलाया। घायल शेर दहाड़ता हुआ हमारे काफिले के सामने आ गया। फरीद खान हाथी के पीछे जा छिपा था। गुस्से से खूंखार शेर हाथी से लड़ने लगा। मैं हाथी पर बैठा डर से कांप रहा था। अब्बा भी घबरा रहे थे। फरीद खान ने शेर पर तीरों की बरसात कर दी। शेर दर्द से कराहता हुआ लेट गया। फरीद खान घोड़े से उतर हाथी पे हाथ में तलवार लिए शेर को ललकारने लगा। मैंने डर कर आंखें मीच ली और हाथों से कान बंद कर लिए। जब आंखें खोली तो शेर जमीन पर निर्जीव पड़ा था। लोग फरीद खान की जय जय कर रहे थे। उस दिन से फरीद खान का नाम शेर खान पड़ गया। मेरे अब्बा हर बात में उनकी राय लेते। महल के नौकर से लेकर दरबारियों के ओहदे शेर खान तय करने लगा था। वो सबसे कहता, ये हमारी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान के तख्त पर मुगल बाबर बैठा है। मुगल पठानों के सामने टिक नहीं सकते। हम पठानों को एकजुट होकर उन्हें देश से खदेड़ देना चाहिए। मुझे उसकी कड़ी निगरानी में रहना पड़ता।
वो मेरे एक एक पल का हिसाब रखते। मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, सब वही तय करते। एक दिन वो अचानक गायब हो गए। मैंने चैन की सांस ली। अब्बा ने बताया कि वो बाबर की सेना में शामिल हो गए हैं। तो दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ शेर शाह सूरी जो हम सुन रहे हैं। जलाल खान जो बिहार के प्रिंस के मुंह से सुन रहे हैं। द स्टोरी इज कंटिन्यूइंग। अच्छा, मेरे अब्बा के देहांत की खबर सुनकर शेर खान यानी कि फरीद खान लौट आए। अम्मी ने मेरे और बिहार की देखभाल की सारी जिम्मेदारी उन पर छोड़ दी। सब जानते थे कि मुझे शेर खान बिल्कुल पसंद नहीं। एक रात मैं सो रहा था, मुझे हौले से नौकर ने जगाया और बोला, सेना और दरबार के लोहानी खानदान के लोग शेर खान से तंग आ पड़ोसी देश बंग जा रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ शेर खान के साथ रहना चाहते हो या उनके साथ जाना चाहते हो। मैं तो शेर खान के चंगुल से बचने का मौका ढूंढ रहा था, उनके साथ हो लिया। हम गौड़ शहर आ गए। यहाँ के सुल्तान ने हमारी आवभगत की और हमें अपने आलीशान महल में ठहराया। गौड़ के सुल्तान के साथ मिल बिहार के लोहानियों ने शेर खान पर हमला बोला, लेकिन जीत शेर खान की हुई। तब से हम जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। लोहानी सेनापति फिर शेर खान पर हमला करने के मंसूबे बना रहे हैं। मुझे न जंग में दिलचस्पी है न राजा बनने में। मैं तो खुदा के इश्क में, कृष्ण के प्रेम में सीधी सादी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आज सुबह मुझे आप सपने में दिखे। ऐसे लगा आप ही मेरी मदद कर सकते हो। कहानी सुनते हुए हम गौड़ के पास पहुंच गए थे। बाबा जी ने कहा, नाव महल से दूर कुम्हारों की बस्ती के पास रुकेंगे। मैं वहां उतर जाऊंगा। नाव लेकर बाकी सब अंधेरे में ही शिलहट की ओर निकल पड़ेंगे। हवा की रुख और पानी का बहाव तुम्हें 2 दिनों में सोनारगांव पहुंचा देगा। शेर खान के जासूसों या लोहानी कबीले वालों को खबर नहीं लग पाए। कहीं भी ज्यादा समय के लिए रुकना नहीं। बेटा जलाल, तुम शिलहट में नई जिंदगी शुरू करना। वहां तुम्हारे नाम के पीर शेख जलाल की दरगाह है। वहां के इमाम से मिलना। वो तुम्हारे रहने, खाने और काम का बंदोबस्त करेंगे। वहां एक नए पंथ की स्थापना होगी, प्रेम का पंथ। वही प्रेम जिसे हम वैष्णव कृष्ण में देखते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में चित कहा है, जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े हुए है, जिसे सूफियों ने कायनात की बुनियाद बताया है। ये पंथ कृष्ण को मानने वाले और अल्लाह को मानने वालों को प्रेम में पिरोए रखेगा। इसकी नींव डालने में तुम्हें खास भूमिका अदा करनी होगी। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारे इस संसार में आने का कारण, तुमने बचपन से जो उथल पुथल देखा, वो तुम्हें इस काम के लिए तैयार कर रही थी। नाव साधु बाबा को गौड़ में उतार कर चल पड़ी। मैं पेशो पेश में धीरे धीरे चप्पू चला रहा था। एक तरफ माधवी और घर वालों की पुकार, दूसरी तरफ साधु बाबा के साथ भ्रमण कर दुनिया देखने की लालसा, प्रेम को पाने, कृष्ण प्रेम को पाने और समझने की आस। अचानक कानों में मीना की छिड़ती हुई आवाज सुनाई दी। अच्छा, कल तुम मुझे टकटकी लगाए क्यों देख रहे थे? आंखों के सामने भोर की रोशनी में चमकता उसका गीला चेहरा दिखा। मैंने चप्पू जलाल खान के हाथों में थमाई और पानी में छलांग लगा दी और तेजी से उस दिशा में तैरने लगा जहां हम साधु बाबा को उतार आए थे। तो अभी तक की कहानी जो मैं सुना रही थी, तो रेस्ट ऑफ द पीपल, जो बाकी लोग हैं, वो सब नाव लेकर शिलहट की ओर वापस चले जा रहे हैं। अभी उनके नाव में कुछ नए पैसेंजर्स हैं, जो जलाल खान, बिहार के प्रिंस, और कहानी अभी और थोड़ी सी सुनाऊंगी। तो बिहार के प्रिंस और माधव भी थे, बट माधव ने लास्ट मिनट पे ही जम्प्ड द बोट। उसे याद था कि गौड़ शहर में कुम्हारों की बस्ती में रहती है मीना, जो उसे मिली थी खेतुरी गांव में। तो उसकी याद में ही जम्प्स, बट ऑफ कोर्स ही हैज अदर थिंग्स विच ही हैज़ इन हिज माइंड। तो और थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ, इसके बाद आज का ये स्टोरी सेक्शन ख़त्म होगा और हम
हमारे योगा मेडिटेशन सेक्शन में जाएंगे। जब किनारे पहुंचा तो साधु बाबा कहीं नहीं दिखे। चारों ओर घुप अंधेरा, गीली धोती में ठंड से कांपता, अकेलेपन और डर के एहसास से घिरा मैं नदी किनारे बैठ गया। जाने कैसे कटी वो रात। अंधेरा हल्का छटने लगा तो दूर से आवाज आई, ढंग ढंग। घंटी की आवाज सुन मैंने सिर घुमाकर देखा। मुझसे थोड़ी ही दूर पर मंदिर था। मंदिर से नदी में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। साधु बाबा मंदिर से निकल पानी की ओर बढ़ रहे थे। मैं दौड़कर उन तक पहुंचा। मुझे देख वो मुस्कुराए और बोले, रात भर कहाँ रहा? मैं तेरी राह देख रहा था। बहुत काहिल लग रहा है। मंदिर के पीछे पुजारी और साधुओं के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। चल वहां तेरे रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ। मैं इस बात पे हैरान था कि मुझे देख बाबा को कोई हैरानी नहीं हुई। वो तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे कमरे में बिठा वो कुछ देर में गरम दूध, केले, नारियल और गुड़ के लड्डू ले आए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद मेरे पेट में मुनासिब खाना पड़ रहा था। खा पीकर मैं रजाई ओढ़कर सो गया। तो आज की कहानी इतना ही रखते हैं और अगले बार हम गौड़ शहर को और देखेंगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वहाँ के जो मंदिरें थी जो 16th सेंचुरी में बनी थी, ये टेराकोटा की मंदिरें होती थी, क्ले टेम्पल्स, और टेराकोटा से मस्जिद भी बने हैं गौड़ शहर में। तो अगली बार हम माधव की नजरों से गौड़ शहर को देखेंगे जो अभी जस्ट रूइंड सिटी है, लेकिन उस वक्त वो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हम अब और फेसबुक लाइव पे नहीं रहेंगे, बट हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है, ready to take the calls and वी विल टेक कॉल्स आल्सो इन दिस कुछ सेक्शन। कॉल्स आए थे इस बीच में, हमने लिया नहीं बिकॉज ऑफ द नरेटिव। ओके, तो अब कॉल कर सकते हैं आप हमें। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे विथ our discussion on yoga meditation. Also we will talk a little bit about this time, Ram. I think this is an interesting time for you also. Okay. Right? Okay. तो हम अभी भी लाइव में हैं? जी, अब निकल जाते हैं बिल्कुल लाइव से। निकल जाते हैं, हो गया। थैंक यू।